क्लास 9 का विज्ञान दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर में हम लोग पूरा पदार्थ के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग पदार्थ के जो हम लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो हमारे आसपास के पदार्थ है ना, चैप्टर का नाम था। अब इस चैप्टर जो है वो हमारे आसपास के जो पदार्थ थे क्या वो शुद्ध हैं, उस चीज के बारे में है। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल में जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला जो है आप लोग का 12 तक यहाँ सारा मटेरियल जो है वो पढ़ाई के लिए मिलते रहेगा। एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा, सारा मटेरियल जो है आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो भी हैं वो क्या शुद्ध है। तो सबसे पहले अगर शुद्ध की बात आया है तो पहले जानेंगे कि शुद्ध आखिर होता क्या। ठीक है, पदार्थ है ना, शुद्ध होता है कि नहीं होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सा पदार्थ जो है मिश्रित पदार्थ कहलाए, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टॉपिक देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, है ना। कौन होता है शुद्ध पदार्थ, किस तरह का दिखता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके सभी कणों का रासायनिक प्रकृति एक समान हो, उसी को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है उसी को हम लोग जो है वो शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मतलब एक कोई ऐसा पदार्थ जो एक ही कण का मिलने से बना है, या फिर तो जिनके सभी रासायनिक प्रकृति जो है वो सेम ही होते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं एक सोना ले लिए, है ना। सोना जो है, सोना में बस खाली सोना ही रहता है और उसमें किसी प्रकार की चीज मिलावट नहीं रहता है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये शुद्ध पदार्थ है। हाँ, अब मान के चलिए कि लोहा है, हाँ, तो लोहा में केवल लोहा ही है तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। लेकिन अगर किसी प्रकार का मिलावट हो गया तो इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ नहीं बोलेंगे। तो शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन पहले फिर से एक बार समझिए। शुद्ध पदार्थ क्या है, तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके सभी कण, है ना, जितना भी कण से मिलकर वो बना है। हम ये भी बताए थे कि पदार्थ जो है वो कण के मिलके ही बनता है, लेकिन ऐसा पदार्थ जो एक ही तरह के कण के मिलने से बना हो उसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। जैसे कि सभी तत्व, जितना भी तत्व जो होते हैं वो सारा शुद्ध होता है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के तत्व के मिलकर बना होता है। जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, सभी यौगिक जैसे मीथेन हो गया, है ना, चीनी शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ जैसे कि हम लोग जानेंगे मिश्रण किसको बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होता है तो मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक पदार्थ है जो कि, मिश्रण भी क्या है, एक पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों का यौगिक रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। यहां समझिए पहले, मिश्रण किसको बोलते हैं, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिक मिला हुआ रहता है उसी को हम लोग मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए वायु, है ना, वायु में जो है वो क्या क्या मिला हुआ है, वहां हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारा चीज जो है वो मिला हुआ रहता है। उसी तरह से वायु में जो है कौन कौन गैस मिला रहता है, गैस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प, या सारा सारा मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण है। अब मिश्रण होता है दो प्रकार के, है ना। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला मिश्रण का जो प्रकार है वो समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे समांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण में वे मिश्रण आते हैं जिनमें पदार्थ परस्पर जो है पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण में मतलब दो पदार्थ मिला हुआ है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, मिल जाता है, पूरा का पूरा जो है वो मिला हुआ है। और दूसरी से क्या होता है, और एक दूसरे से वो दोनों क्या रहता है, अविभेद होते हैं, उसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। फिर से एक बार समझिए समांगी मिश्रण क्या होता है। तो वे सभी मिश्रण जिनमें जो है पदार्थ परस्पर जो है वो मिश्रण हुआ है, तो दोनों पदार्थ क्या होता है, परस्पर जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, और एक दूसरे के क्या रहता है, अभिभेद रहता है। उसी हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान का एक समान जो है संगठन भी होता है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं जल में, है ना, जल में अगर चीनी मिला देंगे तो वो पूरा का पूरा मिल जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ चीनी मिलाया हुआ है। अगर दूर से देखिएगा पानी रखा हुआ है और उसमें चीनी मिला हुआ है, फिर भी अगर देखिएगा तो वहां दिखेगा कि मतलब जो है पानी ही है। मतलब जो मिलता है वो पूरा का पूरा विलीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कुछ मिलाया हुआ है। तो उसी को, उस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे, जो कि पूर्ण रूप से क्या होता है, मिल जाता है। नेक्स्ट आता है विषमांगी मिश्रण। तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं, मतलब पूरा तरह से नहीं मिलता है, पूरा का जो बोला गया ना कि पूरा मतलब मिल गया, घुल हो गया, तो वो पूरा नहीं होता है। तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहने और एक छोटे छोटे कण में रह जाता है, मतलब वो पूरा पूरी से पूरा, जिसको मतलब बोलते हैं ना विलीन हो गया है, तो वो विलीन नहीं हो पाता है और दूसरे पदार्थ जो है वो हर जगह फैल जाता है, उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ क्या रहता है, पृथक रहता है, मतलब दो पदार्थ मिलाए हैं लेकिन मिला नहीं है। एक पदार्थ के छोटे कण होते हैं, छोटी छोटी बूंदे होते हैं, या फिर तो बुलबुले के रूप में होते हैं, मतलब पूरा पूरी जो है मिला हुआ नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में, है ना, एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो है वो शक्कर
बालू जो है शक्कर बालू मिश्रण हो गया, शक्कर और बालू कम मिलाएंगे तो पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा, शक्कर अलग हो जाएगा, है ना। शक्कर जो है वो और बालू दोनों अलग अलग दिखेगा, मिल रहा तो नहीं है। लेकिन पानी और चीनी में क्या था कि दोनों पूरा मिल गया था। अब एक विषमांगी मिश्रण जो है ना, एक विषमांगी मिश्रण जो है वो द्रव्यों में ठोस के निलंबन भी क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आगे आता है कुछ प्रश्न है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो हमारे चारों ओर जो चीज नजर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या बोला है कि अंतर स्पष्ट करना है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण में पदार्थ का संगठन पूरे द्रव्यमान में एक समान होता है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि पदार्थ का संगठन पूरे द्रव्यमान में एक समान नहीं होता है। उसी तरह समांगी मिश्रण में क्या है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में जो है क्या होता है? स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होता है। अब विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? विभिन्न अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होता है। इसी तरह से विलयन, समांगी मिश्रण में क्या होता है? विलयन विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। उदाहरण के लिए जल का चीनी के साथ मिलना हो गया। अब विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? निलंबन एवं क्लोराइड विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल का जो है ना, जल चौक में, अगर जल में जो है चौक को मिला दिए तो निलंबन कहलाएगा। इस तरह से अब यहां आता है मेन चीज, विलयन क्या होता है ना। ठीक है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में विलीन हो जा रहा था पूरा, आखिर विलयन क्या होता है? तो विलयन को हम लोग यहां समझते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम लोग विलयन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण मतलब पूरी तरह से क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है, पूरा पूरा घुल जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। उदाहरण के लिए नींबू हो गया ना, नींबू का पानी हो गया, नींबू का पानी और सोडा पानी, ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक में मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन हुआ है ना, क्या बोलेंगे? विलयन हुआ है। अब विलयन को भी दो भाग में बांटा गया है। जो विलयन होता है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन भाग? तो एक होता है विलायक और एक होता है विलेय, है ना। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन का घटक, है ना, विलयन का वह घटक जिसमें विलयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। मतलब यहां समझिए, विलयन समझ में आए? विलयन क्या होता है? तो विलयन जो है दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया है? एक दूसरे को पूरा घुल गया है, मिल गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये विलयन हुआ है। जैसे कि नींबू का पानी था और सोडा का पानी था, ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो पूरे के पूरे जो है आपस में पूरा मिल जाएगा, तो इसको हम लोग विलयन बोलेंगे। लेकिन ये विलयन दो प्रकार की होता है। विलयन को दो भाग में बांट दिया गया है, प्रकार नहीं होता है, बल्कि विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है वो दूसरों को मिला ले रहा है और एक जो है दूसरे में जाके मिल जा रहा है ना। दो दूसरे को मिला ले रहा है उसको हम लोग विलायक कहेंगे, और जो जाके मिल जा रहा है उसको विलेय कहेंगे, है ना। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझिए कि विलायक क्या होता है? तो विलायक दूसरे को अपने में मिला लेता है, और विलेय क्या होता है? अपने जाके दूसरे जगह में मिल जाता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे चीनी है और पानी है, चीनी और पानी को दोनों मिला दिए, तो यहाँ पानी जो है वो चीनी को क्या कर लिया? अपने में मिला लिया, तो यहाँ पानी जो है वो क्या कहलाएगा? ये विलायक कहलाएगा, और चीनी विलेय कहलाएगा। मतलब चीनी जाके पानी में मिल गया, तो जो मिलता है उसको विलेय बोलते हैं, और जो मिला लेता है उसको विलायक बोलते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। क्या हम बताएं कि विलयन को दो भाग में बांटा गया है, विलायक और विलेय, है ना। तो विलायक जो दूसरे को अपने में मिला लेता है विलायक कहलाता है, और जो खुद जाके दूसरे में मिल जाता है उसको विलेय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग यहां समझते हैं, चीनी और पानी का घोल में से चीनी जो है वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। मतलब चीनी जो है वो मिलने के लिए जा रहा है, और पानी जो है क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या कर रहा है? चीनी को अपने में मिला ले रहा है। उसी तरह से आयोडीन और एल्कोहल का विलयन में, जैसे कि टिक्चर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय कहलाएगा और एल्कोहल विलायक कहलाएगा। उस तरह से और भी उदाहरण है, वात युक्त पेय जैसे कि सोडा जल हो गया, इसमें कोक इत्यादि तरल जो है विलयन में गैस के रूप में होता है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल जो है विलायक कहलाएगा। इस तरह से अब वायु में, है ना, वायु में क्या है? वायु में गैस का विलयन है। अब इससे मुख्यतः जो है वो दो घटक है, ऑक्सीजन जो है कितना है? 21% है, नाइट्रोजन 78% है। तो ये दोनों क्या है? समांगी मिश्रण है। अब यहाँ क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन को वायु में विलायक कहलाएगा, नाइट्रोजन जो वायु में क्या हो गया है? विलेय हो गया है। अब विलयन के गुण क्या क्या है? हाँ, इसका लक्षण, तो विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक क्या है? समांगी मिश्रण है। और विलयन के कण का व्यास, मतलब विलयन इतना छोटा होता है कि उसका व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर, और मतलब माइनस में इतना छोटा कि उसको आंख से देखा नहीं जा सकता है, इसलिए वे आंख से देखे नहीं जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन जो है कि कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाती नहीं है, इसलिए वे विलयन में प्रकाश का मार्ग में दिखाई नहीं देता है।
अब यहां समझिए, विलयन इतना छोटा होता है कि उससे प्रकाश भी जाता है ना, तो उसको भी जो है वो फैला नहीं पाता है, उतना छोटा होता है, प्रकाश सीधे चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटा चीज अगर बीच में आ गया प्रकाश के बीच में, तो क्या करता है, प्रकाश को साइड से थोड़ा सा मोड़ देता है। लेकिन ये इतना छोटा होता है विलयन के कण कि उसको जो है वो देखना मुश्किल है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। छानने के बाद, है ना, छानने के बाद भी विलयन और विलय को हम लोग नहीं अलग कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग पानी और चीनी को घोल लेते हैं, है ना, तो उन दोनों को क्या छानने के बाद चीनी अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण जो है वो नीचे भी नहीं बैठता है। मतलब विलयन जब हुआ है ना, अगर कभी जैसे हम चलिए सत्तू और पानी अगर घोले हुए हैं, तो कुछ देर छोड़ देने के बाद सत्तू सब नीचे बैठ जाता है, ठीक है यहां तक। लेकिन विलयन ऐसा है कि अगर उसको पूरा घोल लिए हैं और उसके बाद कितनों भी हम छोड़ देंगे तो वो नीचे नहीं बैठेगा, अर्थात विलयन अस्थायी भी होता है। नेक्स्ट आता है संतृप्त विलयन। ये क्या होता है? तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता हो। हाँ, किसी निश्चित तापमान पर, जैसे कि अगर ठंडा पानी है, ठंडा पानी में इतना अगर चीनी दे दिए हैं, तो ठंडा पानी अगर 1 गिलास लिए हैं तो उस इतना हम अगर डालते हैं चीनी तो पूरा नहीं घुल पाएगा। लेकिन वही गर्म करके डालेंगे तो इतना हो सकता है कि घुल जाए। मतलब यहाँ संतृप्त विलय में समझिएगा कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है, मतलब जाके दूसरा में उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलाने वाला का क्षमता होगा। अब पानी और चीनी को हम अगर मिला रहे हैं, ठीक है, तो संतृप्त विलयन को हम लोग समझेंगे, पानी और चीनी को मिला रहे हैं तो उतना ही चीनी मिलेगा जब पानी में, जितना पानी को मिलाने की क्षमता होगा। अगर 1 गिलास पानी है और 1 गिलास हम चीनी दे रहे हैं तो उसको नहीं मिला पाएगा, विलयन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का क्षमता जो है कम हो जा रहा है। पानी 1 गिलास पानी 1 गिलास चीनी जो है वो 1 गिलास चीनी के हिसाब से उसको पानी का और भी ज्यादा जो है 1 लोटा या फिर तो 1 जग रहना चाहिए, तब हो सकता है कि मिला पाएगा। तो क्षमता के हिसाब से कर पाता है। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन, है ना, विलयन का क्या हो, क्षमता हो। दूसरे शब्द में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहां समझिए, अगर तापमान, एक तापमान दे दिया गया, निश्चित तापमान दिया गया, अब उसमें विलयन में विलय पदार्थ जो मिलने के लिए जा रहा है और वो मिल ही नहीं पाया, पूरा नहीं घुल पाया। जितना तापमान था, जैसे मान लीजिए कि अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है ना, 30 डिग्री तापमान है। अब 30 डिग्री तापमान में अगर 1 गिलास पानी में इतना जो है हम चीनी मिलाना चाह रहे हैं और उतना नहीं मिल पाया 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी, तो इसको हम लोग उससे क्या संतृप्त विलयन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है घुलनशीलता। क्या होता है? तो विलय पदार्थ का वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसी को हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं। असंतृप्त विलयन क्या है? तो यदि एक विलयन में विलय पदार्थ का मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब विलयन की सांद्रता क्या होता है? तो एक निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा, ना, विलायक मतलब क्या होता है? जो मिलाएगा दूसरों को अपने में। द्रव्यमान अथवा आयतन में घुलने हुए जो है पदार्थ का मात्रा विलय सांद्रता कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, विलयन की सांद्रता क्या है? तो एक निश्चित तापमान पर, एक तापमान टेम्परेचर दे दिया गया है और विलायक का मात्रा, है ना, उसको कितना मतलब जो है वो मिला पाएगा उसका द्रव्यमान और आयतन दे दिया है। तो खुले में, है ना, घुले हुए विलय पदार्थ में मात्रा और विलयन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सांद्रता बोलते हैं। नहीं समझ आया? फिर से बात समझिए, विलयन की सांद्रता क्या है? तो एक निश्चित तापमान पर विलायक जो होता है, मतलब जो दूसरे को अपने में मिलाएगा, उसका द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ का मात्रा को ही क्या बोला जाता है? विलयन को सांद्रता कहा जाता है। अब विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधि है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ 3 विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान प्रतिशत अगर दिया हुआ है तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ लिख देंगे, है ना, कितना विलय पदार्थ है, और विलयन का द्रव्यमान लिख देंगे और उसके बाद 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये पहला हो गया। अगर मान के चलिए कि द्रव्यमान विलय की आयतन प्रतिशत दिया हुआ है ना, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान लिख देंगे, उसके बाद विलयन का आयतन लिख देंगे, गुने से 100 कर देंगे। उसके बाद अगर विलयन का आयतन और आयतन प्रतिशत दिया हुआ है तो विलय का आयतन लिख देंगे और विलयन का आयतन लिख देंगे, है ना, बटा में, और इसको गुना कर देंगे 100 से। अब यहाँ उदाहरण है। उदाहरण क्या है? बोला है कि एक विलयन 320 ग्राम, कितना? 320 ग्राम विलायक, मतलब जो मिलाएगा वो कितना है? 320 ग्राम। अब जल में जो है ना, एक विलियन जो है, एक बिलियन मतलब 320 ग्राम जो है वो पूरा मिलने के बाद है। तो विलायक जो है, विलायक जल में जो है 40 ग्राम साधारण नमक जो डाल दिया गया है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है बोला है। तो विलय पदार्थ जो मिलने के लिए जा रहा है वो कितना है? 40 ग्राम है। और जो विलायक है, जो मिलाएगा, वो जल कितना है? 320 ग्राम है। तो ये दोनों मिल के जो है वो इसका कितना मतलब ये होगा, सांद्रता वो पूछा गया है, मतलब इसका टोटल जो है भार कितना होगा। तो यहां देखिए,
विलायक दिया हुआ था, मतलब जो मिलने के लिए जाएगा, मिलने के लिए मतलब कौन जा रहा है, 40 ग्राम साधारण नमक, और जो मिलाएगा अपने पर वो कौन है, विलायक जल है, कितना, 320 ग्राम। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों चीज दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ कितना है, मिलने के लिए जो जा रहा है वो 40 ग्राम है, और जो मिलाएगा वो कितना है, 320 ग्राम। दोनों मिला कितना हो गया, 360 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है ना, जो मिलने के लिए गया था वो कितना था, 40 ग्राम था, और टोटल जो मिल गया पूरा विलयन की द्रव्यमान, मतलब दोनों को मिलने के बाद जो था वो कितना हो गया था, 360 ग्राम। तो ये 360 बटन कर दिए हैं, और गुने 100, तो इसका जो है कितना निकल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत 11.1%। नेक्स्ट आता है निलंबन। क्या होता है निलंबन, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा नहीं मिलता है, समांगी मिश्रण में पूरा मिल जाता है। तो निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। और ये निलंबन जो है वो आंख से देख सकते हैं, निलंबन को, है ना, निलंबन को आंखों से देखा जा सकता है। तो फिर एक बार समझते हैं निलंबन क्या है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जो कि पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, विलयन नहीं हो पाता है, जिसमें कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो दिखते हैं, है ना, घुलता नहीं है तो दिख जाता है आंख से, तो उसको हम लोग स्पष्ट रूप से जो है वो देख सकते हैं। अब निलंबन के कुछ लक्षण है, गुणधर्म है, कुछ एक, है ना, या ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। निलंबन का हम लोग लक्षण पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं। तो निलंबन जो होता है क्या, एक विषमांगी मिश्रण है जो कि मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल नहीं पाता है, और इसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, आंखों से ये देखा जा सकता है। और निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देता है। निलंबन के जो भी कण रहता है, प्रकाश की किरण क्या करता है, उसको फैला देता है। लेकिन समांगी मिश्रण में जो था, विलयन का कण जो है वो उसको नहीं फैला पाता है ना, प्रकाश को फैला नहीं पाता है, कौन, विलयन के कण। लेकिन निलंबन जो होता है, निलंबन के कण जो है वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, जिससे उसका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब हट जाता है, अपना रास्ता से हट जाता है। जब इसको निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तो ये इसके कण जो है क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है ना। अब छानन विधि द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं निलंबन को। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा यह विलयन में प्रकाश की किरण को परनिकर्ण रुक जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोराइड। ये क्लोराइड क्या होता है, तो क्लोराइड के कण विलयन में समान रूप में फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण जो है यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन ये वास्तविकता में विलयन के जो है विलयन, इसका जो विलयन होता है विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध। समझिए क्लोराइड क्या होता है। क्लोराइड जो है वो देखने में तो लगेगा कि समांगी मिश्रण है, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं होता है, बल्कि ये विषमांगी मिश्रण होता है। फिर से समझिएगा एक बार कि क्लोराइड के कण विलयन के समान ही होता है, विलयन जैसा ही दिखता है ना, लेकिन निलंबन की अपेक्षा कण इसमें क्या होता है, छोटा होता है। निलंबन में कण क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन क्लोराइड में छोटा, उससे छोटा कण होता है ना। और विलयन से बड़ा होता है, और निलंबन से छोटा होता है। किसमें, क्लोराइड में। क्लोराइड में क्या होता है कि विलयन से, है ना, विलयन से कण इसका बड़ा होता है, विलयन से बड़ा होता है, और निलंबन से छोटा होता है। अब ये किस तरह का प्रतीत होता है, ये प्रतीत तो समांगी होता है, लेकिन ये वास्तविक में किस तरह का मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध हो गया। अब क्लोराइड के भी लक्षण है, इसका क्या लक्षण है, तो क्लोराइड जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्लोराइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्लोराइड में भी जो होता है कण होता है, लेकिन इसको भी आंख से नहीं देखा जा सकता है। और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते भी हैं, और उसके मार्ग को दृष्टि मतलब दिखने से भी बनाते हैं। और इनको शांत छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तल जो है कण में बैठ जाता है, अर्थात ये अस्थायी है। अब ये जो है वो छानने विधि द्वारा इसको पृथक नहीं कर सकते हैं क्लोराइड को, किंतु एक विशेष विधि जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीकरण, इस तकनीक से इसको पृथक कर सकते हैं। अब क्लोराइड के दो अवयव भी होते हैं, है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, तो विलेय पदार्थ की तरह का घटक का परिक्षिप्त कण जो होता है, जो क्लोराइड में रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। उसी तरह से परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण के माध्यम कहते हैं। तो यहाँ अब आगे कुछ बोला है यहाँ कि क्लोराइड विलयन के कुछ उदाहरण दिया गया है ना। क्लोराइड में किस कौन कौन आता है क्लोराइड के अंतर्गत, तो द्रव में कौन आता है, जैसे कि परिक्षिप्त प्रावस्था दिया हुआ है, और परिक्षेपण माध्यम दिया हुआ है, प्रकार है और उदाहरण भी है। जैसे कि द्रव में, है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव में, और परिक्षिप्त माध्यम क्या है, विलायक गैस में। अब इसका प्रकार क्या है, एरोसोल है, उदाहरण के लिए कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया। ठोस में क्या है, तो ठोस में जो परिक्षिप्त प्रावस्था रहता है, ठोस में परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस में जो रहता है
और परिक्षेपण माध्यम गैस में रहता है। ये भी प्रकार किस तरह का है, एरोसोल है, धुआं स्वचालित वाहन हो गया, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। टिंडल प्रभाव क्या है, तो क्लोराइड के कणों में से गुजरते समय है ना, क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड क्या हुआ था, क्लोराइड में क्या हम लोग पढ़े थे, तो क्लोराइड जो था एक समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये रहता नहीं है। किस तरह का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, इसका भी कण बहुत छोटा रहता है। तो क्लोराइड के कण से गुजरने वाला प्रकाश किरण जो फैल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक जो है इसका खोज किया था, इसलिए इसको हम लोग टिंडल का प्रभाव बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक कमरा में देखते होंगे कि छोटा सा छेद रहता है ना, अब वहां से प्रकाश की किरण जब कमरा में आता है तो धूल कण के द्वारा जो है प्रकाश की किरण में क्या करता है, वो फैलने का टिंडल प्रभाव को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि फिर से समझिए, टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं, तो क्लोराइड, क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड जो है अपन प्रकाश की किरण को क्या होता है, फैला देता है ना। क्लोराइड के कण जो है वो क्या करता है, प्रकाश किरण को फैला देता है, तो उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव इसको इसलिए बोलते हैं कि टिंडल नाम ही था वैज्ञानिक का, जो इसका खोज किया था उसको टिंडल ही नाम था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक कमरा सा खपरा का घर अगर होता है तो वहां देखेंगे कि मतलब ऊपर से क्या होता है, लाइट आता है ना, छिद्र रहता है, तो वहां दिखता होगा कि प्रकाश जब आ रहा है तो वहां बहुत सारा धूल कण रहता है ना। तो क्या करता है, कमरे में मौजूद धूल कण प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैला देता है, तो इसी का उदाहरण है टिंडल प्रभाव। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है, प्रश्न का तो अभी नहीं करेंगे है ना, प्रश्न जो है वो अलग वीडियो में किया जाता है, यहाँ से प्रश्न उत्तर करने पर ये लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है मिश्रण जो होता है, मिश्रण को पृथक करने का तरीका, क्या क्या तरीका है मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो मिश्रित है ना, मिश्रण में जो है विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक का उपयोग करते हैं। हर एक चीज के हर एक तरह के मिश्रण को अलग अलग तरीका से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और यह सभी तकनीक मिश्रण में मौजूद अवयव के भौतिक गुणों पर आधारित होता है। पृथक्करण की सबसे अच्छी कौन सा तरीका अपनाया जाता है, जो कि हम लोग नीचे देखेंगे कि मतलब कौन कौन सा तरीका जो है वो पृथक में काम आता है। मिश्रण का प्रकार, और जैसे कि है ना, मिश्रण जो है, मिश्रण हुआ है उसको पृथक करना है तो उसको दो तरह से कर सकते हैं, मिश्रण का प्रकार के हिसाब से, या फिर तो अवयव जो आप हम लोग मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहला जो आता है पृथक करने के लिए, वाष्पीकरण विधि। अब इसमें क्या आता है वाष्पीकरण में, तो जब मिश्रण के दो पदार्थ जो है, एक पदार्थ का कथनांक दूसरे पदार्थ से कथनांक क्या होता है, कम होता है। यहां समझिए, एक का कथनांक क्या है, कम है, और एक का कथनांक क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण विधि द्वारा जो है वो पृथक कर सकते हैं। अब इस प्रकार के मिश्रण को अवयवों को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब कथनांक मतलब समझिएगा, कथनांक मतलब क्या बोले थे कि जिसमें है ना, जिस तापमान पर जो है वो क्या होगा कि जो द्रव्य है वो खौलने लगेगा, जिस तापमान पर द्रव्य जो है वो खौलना शुरू हो जाता है तो उसका वो कथनांक कहलाता है। तो दो तत्व हम लोग अगर मिलाए हैं, अब दोनों को अलग करना है, अब जो है वो कोई तत्व जो है जिसका कथनांक कम है और एक जो तत्व है उसका कथनांक ज्यादा है, कम ज्यादा कथनांक है एक दूसरे से, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक रंग डाई है ना, एक रंग डाई ले लेंगे जिसका कथनांक ज्यादा होता है। अब पानी का बिकर का वाच गिलास ले लेंगे, अब रंग को पानी में अच्छी तरह से मिला लेना है, एक रंग लेना है ना, और पानी लेना है, और रंग और पानी को क्या करना है, अच्छी तरह मिला लेना है। अब इसको गर्म करने पर हम लोग पानी में देखेंगे कि रंग गर्म करते ही पानी, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि पानी है और रंग है, दोनों को मिला दिए। पानी का कथनांक क्या है, रंग का कथनांक क्या है, रंग का जो कथनांक होता है वो ज्यादा होता है और पानी का कथनांक क्या है, कम होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, तब इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे, जब रंग पानी में अच्छी तरह से मिल जाएगा तो इसको हम लोग मिश्रित वाष्प गिलास में डाल के गर्म करेंगे, और जब पानी में मिले रंग गर्म होता है तो पानी जो होता है क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, और नीचे गिलास में क्या बच जाएगा पूरा, तो ये यहां बच जाएगा केवल रंग। अब जैसे कि समुद्र के पानी में नमक जो होता है ना, समुद्र के किनारे उथले पानी को वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। नमक कैसे निकालते हैं हम लोग, नमक क्या करते हैं कि मतलब ये समुद्र है, समुद्र को मतलब बगल में क्या है, एक खेत है, अब वो पानी को खेत में ले जाते हैं है ना, अब वहां पानी को फिर बंद कर देते हैं, समुद्र का पानी खेत में नहीं आने देते हैं, खेत का पानी समुद्र में नहीं जाने देते हैं। अब उसके बाद धूप पड़ता है तो आप भाप बन के सारा सारा पानी क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। अब नीचे क्या बचता है, नीचे बस जो बचा है वो क्या था, नमक था, तो इसको भी वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है, तो इस विधि में, अब केंद्रीय विधि में क्या होता है, इस विधि में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है इस तरह से है ना, जिसमें कि मिश्रण भारी कण जो होता है वो नीचे की तरफ दबाव डालता है और हल्के कण क्या होता है ऊपर उड़ जाता है, जैसे कि दूध से क्रीम निकाला जाता है ना, जिसको हम लोग दही से मट्ठा ये बोलते हैं ना। अब पृथक्करण की ये क्या होता है, तो दो
अमिश्रणीय द्रव, मतलब दो ऐसा द्रव्य है जो कि एक दूसरे से नहीं मिल सकता है, जैसे कि तेल और पानी हो गया, एक दूसरे से नहीं मिलता है। अभी इसको अलग करना है तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं पृथक्करण कीप का, पृथक्करण फेनाइल का प्रयोग करके द्वारा जो है इसको अलग कर दिया जाता है। मिश्रण को पृथकारी फेनाइल में रख दिया जाता है और कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है। जब द्रव्य जो है दोनों द्रव्य क्या होता है, जब द्रव्य की दोनों परतें अलग अलग हो जाती हैं तो इसे नीचे भाग में मौजूद भारी वाला क्या करते हैं, टिप खोल देते हैं, उसके बाद ये टप टप करके नीचे चूते चला जाता है और ऊपर में जो हल्का रहता है वो ऊपर बच जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन विधि, है ना। इसमें क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि का मूल्य सिद्धांत यह है कि दो पदार्थ के बीच में एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस बदल जाता है ना। सीधे सीधे क्या है, ठोस से वो डायरेक्ट क्या बन गया, ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जबकि दूसरा इसी तरह से रहता है, एक जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल के उड़ गया और एक जो है इसी तरह रह जाता है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। और इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जहां क्या होता है, एक अवयव जो है ऊर्ध्वपातित होने वाला होता है और दूसरा जो है ऊर्ध्वपातित नहीं होने वाला है। मतलब एक ऐसा है कि मतलब उसको गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे गैस बनकर उड़ जाएगा और एक जो है जैसे कि तैसे ही रह जाएगा, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है, तो इस विधि के द्वारा मिश्रण को रंगीन यौगिक रंजित कणों का पृथक कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम लोग किसी सोखने वाला फिल्टर पेपर का सहायता लेंगे और इसके ऊपर में जो है कण के ऊपर में दो या अलग अलग रंग के साथ में जो है ना, अलग अलग रंग साथ में हम लोग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लेंगे, दोनों को पृथक किया जाता है और क्योंकि दोनों रंग जो है अलग अलग गति से सोख लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आसवन विधि, है ना। आसवन विधि ये क्या होता है, तो इसमें जो है मूल सिद्धांत इस विधि का जो है प्रयोग का दो घुलनशील द्रव्य को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि दो संगठन जो है में से एक का कथनांक दूसरे से कम होता है, क्योंकि उसमें बताया था उस तरह से। और यही विधि से जो है वो क्या बनाया जाता है, जो एल्कोहल दारू बनाया जाता है ना, यही विधि से। यहां देखिए क्या किया जाता है, जैसे कि जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक जो है वो कम होता है और ये गर्म होने पर तुरंत क्या हो जाता है, वाष्प भाप बन जाता है और ये कहां चल जाता है, ट्यूब में चला जाता है और इसको फिर ठंडा करके इसको द्रव के रूप में क्या किया जाता है, उसको एक जगह जमा किया जाता है। जैसे कि यही वाला जो प्रक्रिया है, इसी से जो है वो शराब बनता है। ये यहाँ क्या हुआ कि यहाँ दो चीजें ले ली है ना, जैसे कि यहाँ एक किसी चीज का घोल ले लिया है ना, जैसे कि यहाँ महुआ हो गया या फिर किसी चीज का घोल। अब इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने से यहाँ जो है इसका भाप यहाँ निकलेगा, अब भाप को यहाँ से रोक देंगे। अब ये इस तरह से ऐसे हुए पाइप के थ्रू भाप जो आएगा और इधर आके ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होने के बाद यहाँ चुएगा तो ये पानी बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो शराब बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रभाजी आवासन विधि। क्या होता है, जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को जिनके कथनांक का अंतर कम से कम जो है 25 केल्विन है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो यही था। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। ये क्या होता है, तो क्रिस्टलीकरण एक विलयन से ठोस क्रिस्टलक बनाने की प्रक्रिया किया जाता है, जब द्रव्य को ठोस से अलग करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जो द्रव्य है और ठोस को उसको अलग करना है, ठोस और द्रव्य को अलग करना है, तो इस क्रिस्टलीकरण विधि को प्रयोग किया जाता है। अब यहां हम लोग देखते हैं कि पानी जो होता है उसको शुद्ध कैसे किया जाता है ना। जल घर या फिर तो निकाय में शुद्ध जल किस तरह से किया जाता है, तो जल का शोधन संयंत्र संग्रहित जो होता है अशुद्ध पानी, है ना। अशुद्ध पानी एक जगह रहता है, अब उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, तो अवसादन टैंक, अवसादन टैंक जो होता है उसमें अवसादन टैंक ठोस नीचे बढ़ जाता है। अवसादन टैंक जो होता है उसमें ठोस जो है क्या होता है, नीचे बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भारण टैंक, है ना, निस्यंदन टैंक के सभी अशुद्धियों को छान लेता है और उसके बाद पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन से जो है पानी को शुद्ध किया जाता है ना। एक ऐसा मतलब अधातु है जिसको हम लोग पानी का प्रयोग शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन टैंक जो है पानी के घरों में इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यहाँ कुछ कुछ है, जैसे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना, ये बताते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, आकार, दृढ़ता, घनत्व ये सब चीज बदला जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि बर्फ को पिघलना, है ना, बर्फ को अगर पिघलाए हैं तो वो क्या हुआ, पानी बन गया। अब पानी से फिर वो जो है वो बर्फ बन सकता है। मतलब यहाँ नया चीज बनता है, जब कभी दो या दो से अधिक चीज मिलकर नया चीज बना रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ में रंग, आकार या घनत्व ये सब चेंजिंग हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाता है, जैसे कि दूध से दही बन जाता है, ये सारा चीज।
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है ये उत्क्रमणीय होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है तत्व क्या होता है। तो एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और न ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा इसको साधारण पदार्थ में बनाया जा सकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, उसका तत्व बोला जाता है। जैसे लोहा हो गया, सोडियम हो गया, ये सारा चीज क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब तत्व के अलग अलग प्रकार होता है। तत्व जो है वो 3 प्रकार के होता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसको बोलते हैं, तो ऐसे तत्व जो कि नीचे दिया गया है उसको गुण को दर्शाता है। धातु जो होता है चमकीला होता है, धातु जो होता है ये चांदी जैसे सफेद या सोने जैसा पीला होता है, धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, धातु जो होता है वो तन्य होता है, और ये आघातवर्ग जो होता है, चादरों में इसको ढाल सकते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, मतलब एक साइड ठोकने से दूसरे साइड भी, मतलब एक साइड अगर हम इसे मतलब मार रहे हैं ना तो ये गूंजता है। नेक्स्ट आता है अधातु किसको बोलते हैं, तो ऐसे तत्व जो दिए गए निम्न में से गुण होता है, जिसमें कि ये विभिन्न रंग के होता है धातु, और ये जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। मतलब न तो इसमें ऊर्जा विद्युत का मतलब सुचालक होता है और न ही तापमान जो होता है उसका ये सुचालक होता है। मतलब ये क्या है, ताप और विद्युत दोनों क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब इसमें ना करंट जाएगा, ना एक साइड गर्म करने से दूसरा साइड गर्म होगा। और ये चमकीला और प्रतिध्वनिपूर्ण ये सब नहीं होता है, चमकता भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी धातु अधातु है जो कि चमकता है। उपधातु क्या होता है, तो कुछ ऐसे तत्व है ना, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब अभी तक जो है ज्ञात तत्वों में से 100 से भी अधिक है ना। अभी तक 100 से अधिक तत्वों को ज्ञात किया जा चुका है, जिसमें कि 92 तत्व जो है वो प्रकृति है ना, 92 तत्व का जो है 92 को जो है तत्व प्रकृति है, जबकि शेष जो है मानव निर्मित है। मतलब देखिए अभी तक जो है टोटल 100 से भी अधिक जो है तत्वों को खोजा गया है, जिसमें कि 92 प्राकृतिक है और बाकी जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अधिकतर तत्व जो है ठोस होते हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर भी ये गैस होते हैं। अब पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव होता है, और ये क्या है, एक तरह का तत्व है। अब गैलीलियो तथा है ना, गैलियम तथा सीजियम जो है वो तत्व जो है ऐसा तत्व है जो कि 303 केल्विन पर कुछ अधिक तापमान पर ये जो है वो द्रव की अवस्था ले लेता है। यौगिक किसको बोलते हैं, तो यौगिक जो होता है, यौगिक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार अनुपात से जो है वो बनता होता है। जैसे कि हम लोग यहां ले लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों का निश्चित अनुपात से क्या बनता है, पानी बनता है, ये यौगिक कहलाएगा। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है ना, तो मिश्रण जो होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, और एक पदार्थ जो है ना, एक पदार्थ क्रिया करके जो है वो नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस तरह से मिश्रण यौगिक का अंतर देखिएगा थोड़ा सा। स्थिर अनुपात नियम, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्थिर अनुपात नियम में ये चीज दिखाया गया है कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार जो है सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त जो रहता है समान तत्वों का बना रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जो है जल बनता है, तो कितना, तो एक हाइड्रोजन जो हो गया ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 है। मतलब जो है यहाँ की हाइड्रोजन जो है वो 1 रहना चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो 8 रहना चाहिए, तब ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इसको स्थिर अनुपात बोलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो हम लोग द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। तो ये खत्म हो गया है ना चैप्टर 2। जो चीज नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इस क्वेश्चन आंसर का जो है वीडियो अलग से आएगा, तो उसमें से आप लोग को मिल जाएगा। और इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड जीमेल के थ्रू कर सकते हैं।